रूस ने अब दुनिया को हैरान कर दिया है। साल 2025 की शुरुआत में ही 15 देशों के साथ 4.5 बिलियन डॉलर के हथियार सौदों को अंजाम दे दिया है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए एक बड़ा अवसर निकल कर आया है। क्या बलूचिस्तान आजाद होगा और यूएन उसकी मान्यता देगा? आखिर ये बातें क्यों कही जा रही है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस दुनिया के प्रमुख हथियार निर्यातकों में से एक है। साल 2025 की शुरुआत से ही 15 देशों के साथ 4.5 बिलियन डॉलर के हथियार सौदों को अंजाम दिया है। यह विकास रूस की वैश्विक सैन्य बाजार में स्थिति को और मजबूत करता है, विशेषकर जब पश्चिमी देशों से प्रतिबंधों के बावजूद यह हथियार सौदे हो रहे हैं। रूस की राज्य स्वामित्व वाली हथियार निर्यातक कंपनी रोजनबोरोन एक्सपोर्ट ने खुलासा किया है कि साल 2025 के शुरुआती महीनों में ही 15 देशों से ऐसे समझौते हुए हैं जिनकी कुल राशि 4.5 बिलियन डॉलर है। इन सौदों में विभिन्न प्रकार के हथियार और सैन्य उपकरण शामिल हैं, जैसे फाइटर जेट, मिसाइल प्रणाली और टैंक। इन सौदों के माध्यम से रूस न केवल अपने सैन्य औद्योगिक क्षमताओं को दिखाता है, बल्कि ये भी दिखलाता है कि उसके पास अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अभी भी मजबूत खरीदार हैं, भले ही पश्चिमी सैन्य प्रतिबंधों का सामना कर रहा हो। रूस सोवियत संघ के समय में रूस ने कई देशों का हथियार बेचे, खासकर उन देशों को जो पश्चिमी प्रभाव से बाहर आना चाहते थे। इसका उदाहरण भारत है, जिसने दशकों से रूस के हथियार खरीदे हैं, जैसे MiG-21, T-72 और अन्य। ये संबंध आज भी बना हुआ है, जो रूस की वैश्विक हथियार बाजार में पहुंच को दिखलाता है। 90 के दशक में शीत युद्ध के बाद रूस ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए व्यापक हथियार निर्यात किया। इस दौरान रूस ने चीन, भारत और मध्य पूर्व के कई देशों को हथियार बेचे। यह दौर रूस के लिए वैश्विक हथियार बाजार में अपनी पकड़ बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण समय था। सीरिया के युद्ध के दौरान रूस ने न केवल सैन्य सहायता प्रदान की, बल्कि अपने हथियारों की क्षमता को भी दिखलाया। इससे क्षेत्रीय देशों में रूसी हथियारों के प्रति रुचि बढ़ी, जिसने मध्य पूर्व में रूस के हथियार निर्यात को बढ़ावा दिया। इन सौदों से रूस को दुनिया की राजनीति में अपनी स्थिति को मजबूत करने का मौका मिलता है, खासकर उन देशों के साथ जो पश्चिमी हथियारों का विकल्प तलाश रहे हैं। ये सौदे रूस की अर्थव्यवस्था को सहारा देते हैं, विशेषकर जब पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण उसके अन्य निर्यात प्रभावित हो रहे हों। हालांकि पश्चिमी प्रतिबंधों ने रूस के लिए नई चुनौतियां खड़ी की है, जैसे कि टेक्निकल ट्रांसफर में कठिनाई, सामग्री की उपलब्धता, जो उसके हथियार निर्माण क्षमता को प्रभावित कर सकता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के साथ डील होने के बाद शायद ये सारी चीजें खत्म हो जाएं। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ रेको डिक खनन परियोजना बलूचिस्तान का सबसे विवादास्पद और महत्वपूर्ण आर्थिक मुद्दों में से एक है। इस परियोजना में सोने और तांबे के विशाल भंडार हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि वास्तव में कौन इससे फायदा उठा रहा है। रेको डिक प्रोजेक्ट कनाडा की बैरिक गोल्ड कॉरपोरेशन के नेतृत्व में रेको डिक एक ऐसी परियोजना है जिसके पास दुनिया के सबसे बड़े अप्रकाशित तांबा सोना जमाओं में से एक है। इस परियोजना का मूल्य लगभग $1 ट्रिलियन है, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों को इसका लाभ अभी तक नहीं मिला है। एक समझौते के अनुसार बैरिक गोल्ड को 50% पाकिस्तान के संघीय और बलूचिस्तान सरकार को समान रूप से 50% हिस्सेदारी प्राप्त होती है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये वास्तव में प्रदेश और उनके निवासियों के हित में है? पारदर्शिता की कमी, कम शेयर मूल्य, संसाधनों का शोषण संबंधी चिंताएं बलूचिस्तान के लोगों के बीच में प्रमुख है। सैंडेक प्रोजेक्ट रेकोडिक से पहले सैंडेक परियोजना ने बलूचिस्तान में सोने और तांबे के खनन का मार्ग प्रशस्त किया, लेकिन ये परियोजना भी विवादों से घिरी रही, जहां चीनी कंपनियां मेटलर्जिकल ग्रुप कॉरपोरेशन को लाभ का बड़ा हिस्सा मिलता था, जबकि बलूचिस्तान के लोगों को कम फायदा होता था। इससे स्थानीय विरोध और असंतोष को जन्म दिया। ऐतिहासिक रूप से बलूचिस्तान में खनन क्षेत्र के हिस्सेदार और लाभ का वितरण हमेशा से विवादास्पद रहा है। 19वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटिश राज ने क्षेत्र में खनिज संसाधनों का शोषण किया, जिसका लाभ स्थानीय लोगों के बजाय ब्रिटिश और बाद में पाकिस्तानी सरकार को होने लगा। रेकोडिक की हिस्सेदारी और लाभ के वितरण का मुद्दा बलूचिस्तान के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए केंद्रीय है। मौजूदा समझौते में स्थानीय समुदाय के प्रत्यक्ष लाभों की कमी और पर्यावरणीय चिंताएं प्रमुख विषय हैं। विवादों के बीच पारदर्शिता की कमी, स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित
करने में विफलता ने संदेह को बढ़ा दिया है। ऐतिहासिक उदाहरणों से सीख लेते हुए रेको डिक जैसी प्रोजेक्ट को स्थानीय लोगों के हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार काम करना चाहिए, लेकिन बलूचिस्तान में ये सब कुछ नहीं हो रहा है। बलूचिस्तान के कुछ जिले अब आजाद होना चाहते हैं और इस संभावना ने पाकिस्तानी राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। इस मुद्दे पर पाकिस्तानी संसद में मौलाना फजलुर रहमान ने एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर बलूचिस्तान के कुछ जिले आजादी की घोषणा कर देंगे तो यूएन उनकी मान्यता दे देगा। मौलाना फजलुर रहमान एक प्रमुख पाकिस्तानी राजनेता पाकिस्तान राष्ट्रीय असेंबली में कहा कि अगर बलूचिस्तान के जिले स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र उनकी स्वतंत्रता को स्वीकार करेगा और पाकिस्तान का पतन हो जाएगा। उन्होंने 1971 के बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम की तुलना इस संभावित स्थिति से की। बलूचिस्तान में लंबे समय से चली आ रही अलगाववादी गतिविधियां हैं, जहां बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी सहित कई समूह पाकिस्तानी शासन के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये समूह बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की मांग करते हैं, जिसे वे पाकिस्तानी उत्पीड़न और संसाधनों के शोषण के खिलाफ एक प्रतिक्रिया के रूप में देखते हैं। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, उसने पाकिस्तान से अलग होने के लिए एक सशस्त्र संघर्ष छेड़ा। इस संघर्ष के बाद भारत की सैन्य सहायता से बांग्लादेश ने अपनी आजादी की घोषणा की, जिसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने स्वीकार किया। ये घटना एक प्रमुख उदाहरण है जिसमें एक देश का एक हिस्सा स्वतंत्रता हासिल करने में सफल हुआ। बलूचिस्तान के इतिहास की बात करें तो बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ एकजुट होने से पहले एक स्वतंत्र राज्य था। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो बलूचिस्तान के कुछ हिस्से पाकिस्तान के साथ विलय करने के लिए मजबूर हुए, जिसने शुरू से ही असंतोष का बीज बोया। 1973-77, 2005 के बाद से बलूचिस्तान में कई अलगाववादी आंदोलन चले जो पाकिस्तान के साथ एकजुट होने के खिलाफ। फजलुर रहमान का बयान बलूचिस्तान में चल रहे संघर्ष की गंभीरता को दिखलाता है। उनका संदेश यह है कि पाकिस्तानी प्रशासन को बलूचिस्तान की तरफ ध्यान देना चाहिए। हालांकि इस तरह के बयान पाकिस्तानी राजनीति में तनाव उत्पन्न करते हैं और बलूचिस्तान के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर पुनर्जीवित करते हैं, जो कि पाकिस्तान के भविष्य के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, बलूचिस्तान को लेकर यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ सीएम ने ऑर्डर दिया है कि हमें लगातार सप्लाई दो, पावर सप्लाई दो। पावर सप्लाई को लेकर यहाँ अभी भी टेंशन चल रही है। इसके अलावा भी कई सारी चीजें हैं जो इनके लिए समस्या बनती जा रही है आए दिन, और अब यहाँ पर इसी तरह की चीजें चलती जा रही हैं। और आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि ये इलाका शांत है। हाल ही में यहाँ पर कई विस्फोट भी हुए हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक ब्लॉकेड भी हुआ है। द ट्रिब्यून की इस खबर को देख सकते हैं, जहाँ लोग गायब हो रहे हैं। ये भी एक कारण बन रहा है। अब यहाँ पर इन्होंने एक बात कह के हलचल मचा दी है कि बलूचिस्तान को मान्यता मिल सकता है। अगर बलूचिस्तान को मान्यता मिल सकता है तो फिर पाकिस्तान के समझ लीजिए एक और टुकड़े होंगे। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि चाइना के हित एक बार फिर से डूब जाएंगे। आने वाला जो समय है बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है और जो राजनीति है वो भी बहुत ही दिलचस्प तरीके से बदलती जा रही है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।